and visible. Hi Swayam, Deepti, Abhinav, Apurva, Gunjan, Chaitanya, Pakhi, everyone beta, a very good afternoon to all. So, am I clearly audible and visible? Good evening beta and namaste too. दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ बहुत अच्छे से. वीडियो ब्लर है सिर्फ पाखी के लिए या सभी के लिए? सभी के लिए. ओके बेटा, कोई बात नहीं, मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ एक बार, है ना. Now it's okay. Okay beta, so okay, very warm evening to you too. चलो फिर बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं. आज बहुत सारा कुछ पढ़ना है, तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं. वी शुड स्टार्ट सून. इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड्स. सबसे पहले बेटा आपके साथ बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड्स पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा मैं, है ना. आफ्टर दैट वी विल गो फॉर रेक्टिफायर्स. आफ्टर कंप्लीटिंग द रेक्टिफायर्स पार्ट वी विल गो फॉर द स्पेशल पर्पस डायोड्स, जो कि बेसिकली आपको रीड करने के लिए है ना. मैं इनके बारे में ब्रीफ आइडिया दूंगा, बट यू हैव टू रीड दीज थिंग्स. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज ट्रांजिस्टर, है ना. इसमें एक नया हम लोग पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसे हम लोग ट्रांजिस्टर के नाम से जानेंगे. सो नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग योर टुडेज लेक्चर. Before going to start the lecture, I just want to recall few things. जैसे सबसे पहले मैं ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट के बारे में आपको याद दिला दूं. डिफ्यूजन करंट क्या है, बोलो बेटा. डिफ्यूजन करंट क्या है? आज बेटा इस चीज को छोड़ देते हैं. अपूर्वा, आज छोड़ लेते हैं. आज लिटिल बिट हेक्टिक डे फॉर मी. टुमारो और डे आफ्टर टुमारो हम लोग सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे, है ना. ठीक है बेटा, ठीक है. हम लोग सैटरडे को आराम से डिस्कस कर लेंगे. ओके. नो 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 वंशिका, एटलीस्ट 2 क्लास, 2 और इसके बाद मुझे और चाहिए, है ना. देन ओनली इट विल कंप्लीट. चलो फिर, तो मैं आपसे बात कर रहा था सबसे पहले बेटा. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ द प्रीवियस क्लास. थोड़ा बहुत हल्का सा आइडिया उसका दे रहा हूं मैं. लास्ट में मैंने आपको बताया था ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट के बारे में, कि ड्रिफ्ट करंट बेसिकली हमारा प्रोड्यूस होता है कभी भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट के कारण, एंड डिफ्यूजन करंट इज ऑलवेज प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. मोस्टली बेटा, अगर मैं बायसिंग की बात ना करूं, बायसिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग इसे किसी पोटेंशियल सोर्स के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, है ना, हम उसको अनबायस्ड रख रहे हैं. तो अनबायस्ड रखते हैं तो मोस्टली हमारा आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन जो होता है वो इक्वल होता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना. लेकिन प्रॉब्लम तो ये है भी नहीं ऐसे भी, है ना. तो वहां पे ऐसा हम लोग कुछ खास चेंज नहीं देखते हैं. बट जब हम इन्हें बायस्ड कर देते हैं, व्हेन वी डू सम बायसिंग, इट मींस वी आर जस्ट अटैचिंग इट विद सम एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स, देन इन दैट केस क्या चेंजेस हो सकती हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. ओके. क्या बोल रहे हो? नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी. हाँ एग्जैक्टली बेटा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना. हाँ एकता बोलो, लेट प्लीज बेटा जल्दी से बोलो. आपकी केमिस्ट्री वाले सर की तरह लाइव ले लीजिए. मतलब मैं समझा नहीं बेटा. लाइव मैं समझा नहीं. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. अच्छा, तो ऐसे कोई आज नीड नहीं है बेटा, ठीक है ना. आज बहुत कुछ पढ़ना है, सो प्लीज, है ना. हम लोग थोड़ा आज पढ़ने पे कंसंट्रेट करते हैं. बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको भी आज मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करते हैं इस पे, ठीक है ना. लास्ट में हम लोग ये सब एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे. हाँ, डाइएड, मैंने कहीं डाइएड लिख दिया है क्या?
नहीं बेटा, ये तो डायोड है ना, डायोड, पीएन जंक्शन। ओके, ये डायोड है बेटा, इट इज बेसिकली पीएन जंक्शन, है ना। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पीएन जंक्शन। ठीक है, चलो फिर तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द फॉरवर्ड बायस फर्स्ट। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। पीएन जंक्शन और डायोड ये दोनों एक ही बात है बेटा, दोनों दो अलग अलग नाम हो गए, ठीक है ना। डायोड बेसिकली डिवाइस हो गया आपका, और पीएन जंक्शन ये बता रहा है कि हम लोग एक पी और एक एन, दो अलग अलग तरह के अलग अलग सेमीकंडक्टर्स को एक जगह पे अटैच किए हुए हैं। ऐसे इस तरह से अटैच करके बनाया नहीं जाता। मैंने कल भी बोला था, आप एक सिंपल सेमीकंडक्टर लेते हो, एक साइड उसे ट्राईवैलेंट जो आपके पास सब्सटेंस है उससे डोप करते हो, दूसरे साइड आप उसे पेंटावैलेंट से डोप करते हो, एंड with the help of that you can make a pn junction. Now come to the forward bias path. Forward bias क्या है पहले समझाता हूं मैं। यहाँ पे हमारे पास मान लो एक पीएन जंक्शन दिया हुआ है, वी आर प्रोवाइडेड विथ अ पीएन जंक्शन। देखो पीएन जंक्शन को मैंने बोला था आपको, यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक टू, आप उसे चाहो तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक लाइक दिस। ओके, मैं यहाँ पे इसके पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैं पी साइड ऑफ द डायोड के साथ ऐड कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, सॉरी। और मैं लेफ्ट साइड को, जहां पे हमारा एन रखा हुआ है, यहाँ एन को मैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के साथ जोड़ रहा हूं, है ना। आई एम जस्ट connecting it with n side of the diode. Okay, we know that in the p side and in the n side, what is difference? n side और p side में difference क्या है? p side में we have holes as our majority charge carrier and electrons are as minority charge carriers, and in the right hand side we have electrons as our मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और अगर मैं यहाँ पे होल्स की बात करूं तो होल्स आर बेसिकली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, है ना। इतनी बातें हमारे पास क्लियर है। नो बेटा, कुछ भी नहीं। तो अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए सिखाता हूं। बीच में हमारे पास क्या है बेटा, बीच में हमारे पास सिंपल वे में ये हमारा पोटेंशियल बैरियर है, बैरियर पोटेंशियल जिसे हमने पढ़ा था, या आप इसको दूसरा एक और नाम हमने दिया था डिप्लीशन लेयर का, आप इसे डिप्लीशन लेयर के नाम से जान सकते हो। नाउ अब होगा क्या, ये जो हमारा पॉजिटिव साइड है बेटा, क्या ये पॉजिटिव वाला हमारे होल्स को आगे की ओर डिफ्यूज कराने के लिए पुश करेगा? आंसर इज यस, इट कैन इजीली पुश। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ये पुश करेगा। मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर मान लो हमारे पास दो ग्राउंड्स थे जिसके बीच में हमने क्या किया था, एक वॉल बना दिया था। अब वॉल के दोनों साइड आपने सीढ़ियां लगा दी हैं, तो क्या आराम से लैडर्स लगा दिए, उस लैडर के थ्रू एक साइड से दूसरी साइड आना जाना लग जाएगा क्या? इट मींस मैं कुछ बातें आराम से कह सकता हूँ। सीढ़ी लगाने का मीनिंग क्या हुआ, जो इनके पास हाइट आपको यहाँ दिखाई दे रही थी, जो हाइट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही थी, हम एक तरह से उस हाइट को कम कर रहे हैं। वी आर जस्ट रिड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर हाइट। हम उस हाइट को यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर दे रहे हैं। एंड इफ द हाइट विल रिड्यूस, मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जो हमारा विड्थ होगा, किस चीज का विड्थ होगा बेटा, किस चीज का विड्थ होगा, जो हमारा विड्थ होगा डिप्लीशन लेयर का, वो थोड़ा सा कम हो गया होगा। ऐसा हम कह सकते हैं, जो बैरियर का विड्थ होगा वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो आई एम जस्ट राइटिंग फर्स्ट पॉइंट है, मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, एंड माई फर्स्ट पॉइंट इज width of depletion layer will decrease. Okay, width of depletion layer will decrease. Hopefully the first point is clear to you. एकदम आराम से पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द सेकंड वन। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा, हमारा जब इजी वे में ट्रांजेक्शन होने लग गया, देखो एक पॉइंट शायद मैंने लास्ट क्लास में नहीं बोला था, पहले वो मैं बोल दूं। ये जो बैरियर है, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज सम रेजिस्टेंस, एंड द रेजिस्टेंस इज बेसिकली डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मतलब ये अपनी वैल्यू को बढ़ा या घटा सकता है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, है ना। जैसा वहां पे होगी सिचुएशन,
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंसेस हमारी बदलती रहती हैं। तो यहाँ हमें पता है हमारा जो करंट जो डिफ्यूजन के कारण है, इट कैन बी इजिली फ्लो, ये बहुत आराम से फ्लो कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू में बहुत ही कम अज्यूम कर सकता हूं। तो आई विल राइट हियर R is very small. First of all, I am writing here R is very small. और ये जो R है, ये this R is nothing but dynamic resistance. ये क्या है हमारे पास? This one is basically dynamic resistance. And as I told you, dynamic resistance जो भी होगा हमारा यहाँ पे, वो क्या होता जाएगा, यहाँ पे बहुत ही कम होता जाएगा, रिड्यूस होता हुआ चला जाएगा, और इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू आप मान सकते हो 10 ओम टू 25 में। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसीलिए यहां हम एक कंक्लूजन भी निकालते हैं कि अगर कभी भी हमारा डायोड किसी फॉरवर्ड बायस्ड में कनेक्टेड हो, तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर सकता है। मींस इफ आई एम राइटिंग इन आइडियल सिचुएशन, it will behave like a wire. It will behave like a wire. आप यहां पे लिख सकते हो, मतलब आप वायर की तरह इसको यहां पे अज्यूम कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं यहां से आगे के पॉइंट पे आपको लिखा रहता है ना। क्या ये तीन बातें आपके दिमाग में क्लियर हुई? नाउ आई एम कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। अकॉर्डिंग टू फोर्थ पॉइंट, आई विल राइट आई डिफ्यूजन इज ग्रेटर देन आई ड्रिफ्ट इन दिस केस। इस केस में आई डिफ्यूजन की वैल्यू बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी? हमारे आई ड्रिफ्ट्स के साथ बड़ी होगी। दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। वाई बिहेव लाइक अ वायर। आप सोचो बेटा, किसी चीज का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, तो वो कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है, तो पीएन जंक्शन को मैं हटाकर, उस डायोड को हटाकर एक वायर मान लूं, तो भी क्या वो सेम रिजल्ट देगा हमें? सो मैंने बोला कि ये हमारा फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। एंड इफ आई वांट टू ड्रॉ अ सिंपल कर्व फॉर इट, नहीं बेटा, बैरियर का मतलब क्या हुआ? आप अभी भी बैरियर का शायद मीनिंग नहीं समझ पाए। बैरियर का मतलब है हिंड्रेंस, रोक रहा हो कोई चीज। नेचुरल टेंडेंसी क्या है? इनको डिफ्यूज करने की। अगर कोई चीज इसे रोक रहा है, अगर कहीं पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब हुआ जंक्शन पे अगर हमारे ये रिकम्बाइन नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट फ्लोइंग। फ्लो होने का मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा सर्किट बन गया है, आराम से ये साइकिल बना ले रहा है। तो साइकिल बना रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो तब है ना जब कंबाइन करके पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया। कंबाइन हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, तब आपने वहां पे एक सेल जनरेट कर दी, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए। मेरी बात समझे कि नहीं? है ना? तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। डन? चलो फिर तो मैं अब यहां से आगे बढ़ता हूं। अब मैं इसके एक सिंपल से डायग्राम को बनाता हूं बेटा। इसको इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। तो आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व हियर। मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। जस्ट ट्राई टू सी द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। मान लो बेटा, ये हमारे पास आई है और इस एक्सेस पे हमने वी को ले रखा है ना? आई और वी हमने इन दोनों को ले रखा है। ये हमारा करंट है एंड हियर वी हैव वोल्टेज। तो इनिशियली क्या होगा, जब तक मान लो डिप्लीशन लेयर के बराबर या पोटेंशियल बैरियर के बराबर आपने इस बैटरी के पोटेंशियल को नहीं लिया है, ये बेसिकली पॉजिटिव पोटेंशियल आप मान रहे हो, तब तक क्या होता रहेगा? तब तक करंट की वैल्यू थोड़ी कम रहेगी। बट वंस जैसे ही आप बेटा इसके बराबर ले लेते हो, मान लो कि जो मैंने सीढ़ी वाली बात बोली थी, पोटेंशियल बैरियर जो था वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, और आपने 0.7 वोल्ट यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ऑल ऑफ द सडन उसके बाद करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी क्या? तो यहां से ऑल ऑफ द सडन करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो ऑल ऑफ द सडन यहाँ पे इंक्रीज हुई है, ये जिस वोल्टेज के बाद से इंक्रीज हुई है, इस वोल्टेज को यहाँ पे हम लोग नी वोल्टेज के नाम से जानेंगे। दिस वोल्टेज इज नोन एज नी वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम लोग क्या नाम देंगे? नी वोल्टेज करेंगे। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्लियर है? इनिशियली कम करंट है, जैसे ही बैरियर पोटेंशियल के बराबर आपने पोटेंशियल दे दिया, उसके बाद करंट में सडन राइज हुआ, एंड यू कैन सी सच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व हियर। डन? तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व तक भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया।
इसको आप चाहो तो फिफ्थ पॉइंट की तरह ले सकते हो, है ना। होपफुली ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। सो शुड वी मूव फॉर द नेक्स्ट वन? नहीं आया, अब इसमें कुछ आने का तो था नहीं। क्या बताऊं इसमें आने के लिए आपको? मैंने बस इतना सा ही बोला बेटा कि शुरुआत में क्या हुआ, अगर हमारे पास करंट को यहाँ पे, करंट की बात हमें करनी थी, तो इनिशियली यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बैरियर था, हमारा करंट आराम से फ्लो नहीं कर रहा था, इसलिए करंट कम था। नाउ जैसे ही हमने पोटेंशियल बैरियर के बराबर यहाँ पे पोटेंशियल सप्लाई कर दिया, उसके बाद से अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाएं तो करंट हमारा ऑल ऑफ द सडन इंक्रीज कर गया। उसके बाद करंट को फ्लो करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारा यहाँ पे डिफ्यूजन आराम से होने लगा। इसे हम लोग यहाँ पे इस सडन राइज से दिखा सकते हैं। तो शुरुआत में करंट कम था, बाद में करंट बढ़ गया, और जहां से बढ़ा है इस वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज के नाम से जान रहे हैं। मैं यहां से सेकेंड पॉइंट रिवर्स बायस की तरफ आता हूं। इन रिवर्स बायस इस बार हमारे पास ये पी साइड है, दूसरा साइड एन साइड है। दिस वन इज पी, अदर वन इज एन। अगेन इन पी साइड वी ऑलरेडी नो दैट कि यहाँ पे हमारे पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की तरह होल्स होंगे, और दूसरे साइड क्या होगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ इस पर मैं पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से ऐड कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं सॉरी, और हमारे एन साइड को मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से कनेक्ट कर रहा हूं। नाउ व्हाट हैपन इन दिस केस? इस केस में क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो इस बार हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ये पुश करेगा, एंड व्हेन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी पुश्ड, इन दैट केस विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज। ऑटोमेटिकली रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, और क्या होगा, हमारे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती चली जाएगी। यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा, हाई होगा, बिकॉज करंट का फ्लो हमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा। करंट विल, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऐसे ही नंबर्स में कम है, नंबर्स में कम है, तो उनके कारण जो करंट होगा वो बहुत कम अमाउंट का होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे ज्यादा दिखेगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आई ड्रिफ्ट इज ग्रेटर देन आई डिफ्यूजन इन दिस केस। और ऐसे केस में बेटा हमारे रिवर्स डायरेक्शन में हमें करंट दिखाई दे रहा है ना। इसकी वैल्यू जो है, मैं अभी थोड़ा सा इसका, मैं आपको यहाँ पे इसका जब ग्राफ बताऊंगा तो ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। 2 मिनट रुक जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ग्राफ तक पहुंचने के लिए 2 मिनट रुक जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन, एक्चुअल में बेटा रिकॉम्बिनेशन होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये विड्थ जो है ना, ये लगातार मुझे बड़ी हुई होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, एक्चुअल में ये विड्थ क्या है, ये बेसिकली ये जो विड्थ है ये है क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? ये पोटेंशियल डिफरेंस बस यही बता रहा है ना कि एक साइड नेगेटिव है, दूसरे साइड पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल गैप फॉर्म हो रहा है। पोटेंशियल गैप के कारण फील्ड है, या आप उल्टा कह सकते हो, फील्ड है हमारे पास, अगर फील्ड है हमारे पास तो उस फील्ड के कारण क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जा रहा है। तो अगर इस फील्ड की वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो एक तरह से पोटेंशियल गैप बढ़ाते जाएंगे ना। ई अगर बढ़ता जाएगा तो क्या हम बोलेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है? एक ऐसा भी सिचुएशन आएगा ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाएगा, बढ़ते 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 इतना ज्यादा हो जाएगा कि जहां पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मेरे रिकंबाइन कर गए थे, जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप हो गया था, वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ऑल ऑफ द सडन बहुत सारे चार्जेस को वहां पे प्रोड्यूस कर देगा। when the lot of charges will produce there, बहुत सारे चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे, तो वहां पे ब्रेक डाउन हो जाएगा और ऑल ऑफ द सडन बहुत सारा करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं है, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं एक तरह से। इनिशियली आप इसको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर रहे हो। मेन जो थिंग है वो है आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का जनरेट होना। मेन जो थिंग है वो है यहाँ पे उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट होना। वी आर जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन दैट, हम उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलो, तो मैं यहाँ बता क्या रहा था, P और N है हमारे पास, P और N है हमारे पास, तो मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था हमारा width of the depletion layer will increase, width of depletion layer will increase
If width of depletion layer will increase, I told you the second thing, resistance is very high. And its value is around 10 to the power 5 ओम. बहुत बड़ा हो गया, 10,000 1 लाख के आसपास हो गया है ना. जनरेट बेटा, आप तो आपके जो कुछ क्वेश्चंस है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं आज तक, है ना. ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, मुझे ये बताओ आप मुझे, ये है क्या पोटेंशियल डिफरेंस? सिर्फ डब्ल्यू बाई क्यू होता है क्या? ई डॉट डी आर नहीं होता? तो फिर तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का कोई मीनिंग है कहीं से बेटा? मतलब हम कुछ भी नहीं जान रहे इसका मतलब? थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इन आइडियल सिचुएशन. देखो, अगर हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में जो पढ़ी है कॉन्सेप्ट्स, उनको अगर हम बिल्कुल भूल जाएंगे तो फिर तो आप समझ रहे हो ना, वो सब मतलब 20 क्लास भी 25 क्लास भी मैं इसमें लगा दूं तो भी ये नहीं होगा, है ना. तो थोड़ा सा कम से कम पीछे की चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा बेटा. हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस का, और वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमारा सिचुएशन है, बताओ कहीं से है बेटा? ये बताओ आप मुझसे बात करो इस बारे में, बताओ कहीं से ये चीज अच्छी है कि हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी बीच क्लास में डाउट क्रिएट हो रहा है ना? कभी है ये अच्छी सिचुएशन? हम पढ़ क्या रहे हैं और हम बात कहाँ की कर रहे हैं? चलो, तो मैं बता रहा था इन आइडियल सिचुएशन, हम अगर यहाँ पे किसी आइडियल सिचुएशन की बात करें तो इन आइडियल सिचुएशन, since R is very high, since R is very high, we can say it will behave like open circuit. It will behave like ओपन सर्किट. यहां से आगे आते हैं, फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि यहाँ पे आई ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होनी है, इट विल बी ग्रेटर देन आई डिफ्यूजन. और देखो, करंट का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स है. तो अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करता हूं, इफ आई एम ड्रॉइंग अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व हियर, लाइक मान लो कि ये मेरे पास आई है एंड दिस वन इज वी, एंड आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व हियर, तो होगा क्या? ये हमारे पास अगर आई है, ये वी है, तो जैसे जैसे ये पोटेंशियल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट में चेंज आना चाहिए था, करंट की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए थी. बट एक्चुअली क्या है, यहाँ पे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण हमारा करंट फ्लो हो रहा है ना, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण हो रहा है तो उसकी तो एक फिक्स्ड वैल्यू है ना, वो उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है. तो हो सकता है स्लाइटली शुरुआत में मुझे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे करंट, शुरुआत में थोड़ा करंट बढ़े, लेकिन जैसे ही एक अमाउंट तक बढ़ेगा उसके बाद वो क्या हो जाएगी वैल्यू, उसके बाद वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी. लॉजिक बिल्कुल सिंपल है बेटा. मान लो कि मेरे पास कहीं पे करंट सिर्फ और सिर्फ 5 के कारण ही हो रहा है. सिर्फ मान लो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन है या 5 ही होल्स हैं जिनके कारण करंट हो रहा है, तो हम वोल्टेज कितना भी बढ़ा लें, क्या वो 5 से ज्यादा के लिए बढ़ेगा? आंसर इज नो, नहीं बढ़ने वाला. इसलिए हमारे पास जो करंट की वैल्यू होगी ये बिल्कुल फिक्स होने वाली है. लेकिन वंस हमने जैसा अभी क्या बोला कि अगर हमारा पोटेंशियल बैरियर जो है उसका विड्थ बहुत बड़ा हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसके अंदर जो डेवलप्ड था वो बहुत ज्यादा हो जाए, इन दैट केस द कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कि हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बन चुके हैं, दे विल ब्रेक, एंड ऑल ऑफ द सडन क्या होगा, इसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से जानेंगे. और ऑल ऑफ द सडन होगा क्या, वैसे केस में वो फिर से दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे एंड दे विल बिहेव लाइक चार्ज कैरियर्स.
वो चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव करने लगेंगे, और ऑल ऑफ द सडन इतने चार्ज कैरियर्स अगर बन जाएंगे तो क्या होगा, हमारा करंट का जो वैल्यू है वो ऑल ऑफ द सडन इंक्रीज होगा। दैट्स वाई यहाँ पे हम इस लाइन को इस तरह से दिखा रहे हैं। एक्चुअल में बुक में बेटा ये लाइंस, दो लाइंस दिखा दी जाती हैं। हम इन दोनों लाइंस का क्या मीनिंग है इन दोनों को समझाते हैं, है ना। ये जो पहला लाइन है इसको हम लोग यहाँ पे एवालांसे ब्रेकडाउन, सॉरी, इसको हम लोग यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। दिस वन इज नोन एज जीनर ब्रेकडाउन। और ये जो दूसरी लाइन मैंने बनाई है, इट इज कॉल्ड एवालांसे ब्रेकडाउन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एवालांसे ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। और जिस वोल्टेज पे ये हमें देखने को मिला है, इस वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से जान सकते हैं। अब दो सवाल आता है कि भाई ये जीनर ब्रेकडाउन और ये एवालांसे ब्रेकडाउन, ये दो हमारे पास जो ब्रेकडाउन्स हुए, इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ। तो पहला मीनिंग है बेटा, अगर हमने बहुत ज्यादा डोपिंग कर रखी है ना, अगर हमने यहाँ पे क्या 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 कर रखी है, बहुत ज्यादा डोपिंग कर रखी है, तो डोपिंग अगर बहुत ज्यादा है तो ऑल ऑफ द सडन हमारा ब्रेकडाउन होगा। वैसे ब्रेकडाउन को हम लोग जीनर ब्रेकडाउन कहेंगे। और अगर हमारे पास जो हमने डोपिंग कर रखी थी वो थोड़ी कम थी, कम अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स थे हमारे पास, तो वैसे केस में जो हमारा यहाँ ब्रेकडाउन होगा, दैट पर्टिकुलर ब्रेकडाउन इज बेसिकली नोन एज एवालांसे ब्रेकडाउन। ऐसे ब्रेकडाउन को हम लोग एवालांसे ब्रेकडाउन के नाम से जानेंगे। तो ये दो तरह के ब्रेकडाउन्स हैं हमारे, इन दोनों को हमें समझना है। पहले के बारे में मैंने आपको बताया बेटा कि अगर हम लोग, जस्ट अ मिनट बेटा, आई एम जस्ट व्हाट इज रिटन आफ्टर सिचुएशन इन थर्ड पॉइंट, सो हम ड्रॉपिंग। चलो मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखो बेटा, सबसे पहले कुछ बच्चे आप में से पूछ रहे थे कि ये ग्राफ है क्या, तो ग्राफ को फिर से समझो पहले, है ना। ग्राफ को समझो थोड़ा सा। मुझे जो है ना ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर में या तो आप लोग बिल्कुल मतलब अटेंशन नहीं दे रहे हो, या हो सकता है मेरे साइड से बहुत ज्यादा ब्लंडर हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस सीरियसली, और खासकर दो बच्चों की तरफ से, पाखी एंड प्रिया, इट्स रियली थोड़ा सा मैं मतलब समझ नहीं पा रहा। बेटा जब जब मैं बता रहा हूं तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाओ, है ना, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। हो सकता है मैं अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तो दोष मुझी में होगा, मेरी ही गलती है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन, द थिंग्स विल रिलेटिवली बीइंग इजियर, है ना। तो प्लीज थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाओ, है ना। और पहले तो थोड़ा सा एक बात को समझो कि जब हम वोल्टेज की, करंट की बात कर रहे हैं, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास में एंटर करने से पहले अगर हम प्रीवियस वाले वीडियो को एक बार देख लें तो इट विल बी हेल्पफुल, है ना। अब जब मैं इस ग्राफ की बात कर रहा था बेटा, मैंने आपसे सबसे पहले बात क्या बोली कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट का फ्लो हो रहा है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नंबर बहुत फिक्स है, बहुत बहुत कम है, बहुत ही छोटा है। तो मैंने बस इतनी छोटी सी बात आपको बोली कि ऐसे केस में क्या होगा कि करंट का जब फ्लो होना शुरू होगा और ऑल ऑफ द सडन, मान लो टोटल 5 ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, पांचों के कारण चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया, तो क्या छठा हम खुद से नहीं लेके आ पाएंगे ना, 5 ही के कारण हो पाएगा ना। तो वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी, जो कि मैंने करंट में यहाँ दिखा दी। क्या गड़बड़ किया था, शायद मैंने दिखाने के बाद ये लाइन पहले बनाई थी। देन दूसरी बात मैंने बोली कि अगर हमारा यहाँ डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ता जा रहा है तो फील्ड लगातार इंक्रीज हो रहा है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो फाइनली ब्रेक हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच बना रखी है। तो जैसे ही ये टूटा, वैसे ही क्या हुआ, अचानक ऑल ऑफ द सडन बहुत सारे चार्ज कैरियर्स बन गए। अगर बहुत सारे चार्ज कैरियर्स बन गए तो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत तेजी के साथ जो है करंट में हमारा इंक्रीज हमें दिखाई देने लगेगा। क्या ये अब क्लियर है। दो तरह के लाइंस मैंने यहाँ ड्रॉ की हैं, एक के साथ मैंने जीनर लिखा है, दूसरे के साथ मैंने एवालांसे लिखा है। दोनों के बारे में मैंने आपको बोला कि अगर डोपिंग बहुत ज्यादा हुई तो वैसे केस में जो ब्रेकडाउन होगा उसे हम जीनर कहेंगे।
अगर हमारे पास एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसके पास जिसके पास कम नंबर ऑफ जिसके पास कम डोपिंग हुई है, कम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स थे, वैसे केस में हमारा जो ब्रेकडाउन होगा वो दूसरे लाइन के अलोंग होगा, जिसे हम यहाँ पे एवलांचे ब्रेकडाउन के नाम से जानेंगे। इज इट ओके? ठीक है क्या? तो बेटा पहले तो कंसंट्रेशन बढ़ाओ। ऐसे ही आप समझ रहे हो, एक ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हो, है ना, जहां पे हल्का स्लाइटली हमें अलग टर्म्स को यूज करना पड़ रहा है, और इसमें अगर हम बार बार बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर शुरू से जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाता है बिल्कुल, है ना। तो आप बिल्कुल थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाओ और ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है? क्या जिनका भी डिस्कनेक्ट हुआ था, कनेक्ट हुआ था, जो भी हुआ था बेटा, क्या आप सभी को भी क्लियर हुआ? ओके, चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। यहां से मैं अब आपको आगे लेकर जा रहा हूं। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, इसको हम लोग पीएन जंक्शन को रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज करते हैं, इसमें हम लोग चले आते हैं। मतलब हम इसके एप्लीकेशन पार्ट को अब यहां से समझना शुरू कर रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का यूज क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में। अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए जिस डिवाइस को यूज करते हैं, इट इज नोन एज रेक्टिफायर। अब ये कैसे यूज होता है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू। सो जस्ट बेटा पुट योर पेन डाउन। अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, प्लीज थोड़ी देर के लिए पेन रखो और समझो पहले, फिर आप लिख लेना, है ना। एक बार में दो काम करोगे नहीं समझ आएगा, तो प्लीज पुट योर पेन डाउन एंड कंसंट्रेट। हमारे पास मान लो एक ट्रांसफॉर्मर गिवन है। ट्रांसफॉर्मर हमारे पास इस तरह से है। हमने ट्रांसफॉर्मर के एक साइड में यहाँ पे डायोड को अटैच कर दिया है। ये हमारा डायोड लगा हुआ है। यहाँ हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया है। लोड रेजिस्टेंस लगाने का मतलब हुआ, ये साइड हमारा आउटपुट साइड है और दूसरा साइड जो था हमारा, ये हमारा इनपुट साइड है। तो मैं यहाँ से वोल्टेज को इनपुट दे रहा हूं, इट इज कॉल्ड वी इनपुट, और दूसरे साइड से आउट हो रहा है, इसको मैं यहाँ वी आउटपुट लिख रहा हूं। हम जानते हैं किसी भी अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मर की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, एसी जो है, ये हमने इनपुट में दिया है। अब अगर हमने एसी को इनपुट में दिया है और मैं यहाँ पे इनपुट का सिंपल कैरेक्टरिस्टिक बनाना चाहता हूँ, इनपुट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ आई को टी के साथ, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट हमें फ्लो करता हुआ दिखाई देगा। ये हमारे पास हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। नाउ अब ध्यान से सुनना, ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है एक बार ये पॉजिटिव है तो दूसरे साइकिल मतलब दूसरे हाफ साइकिल में ये नेगेटिव होगा, फिर यहाँ ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसी तरह से ये साइकिल चलता चला जा रहा है। अब हुआ क्या, हमारा पहले ये एंड पॉजिटिव था, ये एंड नेगेटिव था। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसको मैं यहाँ P मान रहा हूं, और ये हमारे पास N है, तो P हमारे पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्टेड है और N हमारे नेगेटिव साइड के साइड कनेक्टेड है, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड में है। तो मैं यहाँ लिखता हूं फर्स्ट हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल, जिसको मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल का नाम दे रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं पॉजिटिव साइकिल। ओके, इस पॉजिटिव साइकिल में D विल बिहेव लाइक, जो डायोड है, डायोड विल कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस्ड। और वी नो दैट इन फॉरवर्ड बायस्ड क्या होता है, हमारा R जो है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर माना जाता है, ये वायर की तरह बिहेव करता है। तो क्या ये करंट को फ्लो करने देगा? मतलब यहाँ पे अगर मैं तुरंत आउटपुट को यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड वाले को फ्लो करने दे रहा है। नाउ अब मैंने क्या किया, इसके टर्मिनल्स को चेंज किया। मैंने नहीं चेंज किया, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है वो, हाफ साइकिल के बाद वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव मानने लगे और ये हो गया हमारा पॉजिटिव। देन इन दिस केस आई विल राइट इन सेकेंड हाफ साइकिल। हम जैसे ही यहाँ सेकेंड हाफ साइकिल की बात करेंगे, इन सेकेंड हाफ साइकिल जो कि हमारे पास नेगेटिव साइकिल की तरह लिया जा सकता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नेगेटिव हाफ साइकिल, व्हाट विल हैपन, आई विल टेल कि हमारा डी जो है ये हमारा रिवर्स बायस में यहाँ पे यूज होने वाला है, इट विल बिहेव लाइक रिवर्स बायस्ड।
एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स बायस्ड? रिवर्स बायस्ड का मतलब हुआ ये ओपन सर्किट की तरह हो जाएगा, ये किसी करंट को फ्लो नहीं करने देगा, और करंट को फ्लो नहीं करने दिया तो यहाँ पे मैं फ्लैट आई की वैल्यू को 0 मान ले रहा हूँ। फिर ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी तरह से ये रिपीटेशन मुझे बार बार दिखता रहेगा। इज इट ओके? तो ये हमारे पास एसी इनपुट था। आप देख रहे हो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मुझे आउटपुट मिल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट डीसी। ये मुझे यहाँ पे डीसी आउटपुट मिल रहा है। आई एम जस्ट राइटिंग इनपुट हियर एंड इन द सेकेंड साइड आई एम राइटिंग आउटपुट हियर। दिस वन इज बेसिकली आउटपुट। तो बच्चों क्या आपको समझ में आया है? बच्चों क्या आपको समझ में आया है? पहले मुझे यहां तक की बातें बताओ। इज इट ओके टू यू ऑल? जल्दी यही टोकना है जिसको, यही टोक लो। पाखी प्लीज बेटा, प्रिया अगर कोई दिक्कत है यही टोको बेटा, आगे मत बोलना, यहां पहले बोलो जल्दी से। इज इट क्लियर टिल नाउ? एक का आंसर आया, दूसरा जल्दी बोलो। नहीं सर, रिवर्स कैसे हो जाता है? ओके बेटा, आपको अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले रिवर्स और फॉरवर्ड के बारे में बताया। अगर हमारा पी साइड पॉजिटिव के साथ और एन साइड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जुड़ा है देन इट्स ओके, लेकिन उसे हम फॉरवर्ड बायस कहेंगे। लेकिन अगर यही पी साइड नेगेटिव के साथ और एन साइड जो है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स बायस। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने इस एंड को नेगेटिव बनाया, इस एंड को पॉजिटिव बनाया। नेगेटिव साइकिल में हमारा जब करंट ने अपने डायरेक्शन को रिवर्स किया, वैसे केस में हम इसे क्या रिवर्स बायस मानेंगे? सेकेंड बम्प और थर्ड बम्प नहीं बेटा, ऐसे में 1,00,000 बम्प बना सकता हूं, है ना। एक साइकिल था, यही साइकिल बार बार रिपीट होता हुआ चला जा रहा है। एक साइकिल है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को हमने बार बार दिखाया है। 2 बार दिखाया है, मेरे पास और स्पेस होता, मेरे पास और टाइम होता तो मैं इसको 3, 4, 8, 10, 20, 50 भी बना सकता था, है ना। ये आगे भी जा सकता था। तो आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट हमारे पास है, ओके, तो मैं यहां से आगे की ओर अब बढ़ता हूं। हाँ बोलो जल्दी से, जल्दी से सोहम, पुट योर क्वेश्चन, फिर मैं दूसरा पॉइंट यहां समझाऊंगा। जल्दी। इनपुट क्यों लिखा है एसी ग्राफ में? इनपुट और आउटपुट, अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मर मैंने लिया है तो एक साइड इनपुट होगा जहां से हम करंट को यहां भेज रहे हैं, और दूसरे साइड से करंट को हम बाहर निकाल रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको बोल दिया था ये ट्रांसफॉर्मर है ना। तो हमने एक साइड से इनपुट दिया है, दूसरे साइड से हम आउटपुट निकाल रहे हैं। हाँ, पूरे घर में जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो इसी तरीके से है। हाँ, आप निकाल सकते हो बेटा, नेगेटिव साइड को निकाल सकते हो, आपका मन हो तो। आप इसी, ये जो आपके पास डायोड लगा हुआ है इसको उल्टा लगा दो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ से आगे की ओर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर इस साइकिल की बात करूं तो इसके इनपुट आउटपुट को हम समझ चुके हैं, यहां से मुझे आगे चलना चाहिए। मैं अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट आपको डिफाइन करने जा रहा हूं, जिसको हम यहाँ पे इफिशियंसी के नाम से जान रहे हैं। इफिशियंसी को अगर हमें समझना हो, अगर हम इफिशियंसी को समझना चाहते हैं तो मुझे आउटपुट साइड और इनपुट साइड दोनों के करंट को यूज करना होगा। आई विल, ऐसे तो इसका एक्चुअल अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूं तो एक्चुअल फॉर्मूला होना चाहिए कि हमारा आउटपुट में मैंने कितना यूटिलाइज किया और इनपुट साइड से मैंने कितनी एनर्जी या कितनी पावर दी थी, इन दोनों के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करता है, हमारे पास आंसर आता है। बट आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ओनली, मैं सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होगा लिखने का कि अगर हम इनपुट साइड की बात कर रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इनपुट साइड, इनपुट मतलब मैं जहां से करंट भेज रहा हूं, सिंस वो अल्टरनेटिंग करंट है तो यहाँ पे पावर निकालने के लिए मैं IRMS वैल्यू को यूज करूंगा। तो आई विल राइट IRMS हियर, और ये IRMS मैं पूरी साइकिल के लिए नहीं ले रहा हूं, आई एम जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट ओनली, है ना, क्योंकि इससे आगे की तो कोई बात ही नहीं है। बार बार क्या है, ये सेम ही साइकिल, मतलब सेम ही तरह के पैटर्न्स को रिपीट कर रहा है, और ऐसे केस में हम जानते हैं IRMS जो हमारा निकल कर आता है, इट इज इक्वल टू I0/2।
अगर किसी को निकालने का मन हो, आई हैड ऑलरेडी गिवन यू फॉर्मूला इन ऑल्टरनेटिंग करंट, आप उस फॉर्मूले के हेल्प से इस साइकिल का IRMS निकाल सकते हो। आई को आप आई नॉट साइन ओमेगा टी लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे आउटपुट साइड में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सिंस डीसी है तो मैं यहाँ पे एवरेज की बात करूंगा, और मुझे पता है कि इतने दूर का एवरेज 2I0/पाई है। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, इट इज 2I0/पाई, बट फॉर द सेकेंड हाफ इट बिकम्स जीरो। सो अगर मैं इस पूरे साइकिल के एवरेज को निकालना चाहूंगा, इट इज 2I0/पाई प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास सिंपल वे में I0/पाई हो जाएगा। तो हमारे पास एक करंट जो है ये हमारा इनपुट साइड है, ये हमारे पास हमारा आउटपुट साइड है। दोनों का स्क्वायर करूं मैं और R से मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट पावर, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं उसे इफिशिएंसी में कन्वर्ट करके परसेंटेज में लिख सकता हूं। तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस कैलकुलेशन एंड आफ्टर दैट राइटिंग efficiency is almost equal to 40.6%। किसी को कैलकुलेशन में इंटरेस्ट हो वो कैलकुलेशन देखकर कर सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है I0/पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R। ये हो गया मेरा आउटपुट, डिवाइडेड बाई I0/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R। ऐसे ऊपर मुझे R प्लस RL लिखना चाहिए, लोड भी तो हम लोग लगाएंगे ना इसमें आउटपुट में, ये RL लिखना चाहिए, इसीलिए मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हम लोग इस R वाले क्वांटिटी को तो हटा लेते हैं, बाकी को जब सॉल्व करेंगे तो इट विल कम अराउंड 40.6%। तो वो 40.6% मैंने ऑलमोस्ट यहाँ लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट है। आप इस कैलकुलेशन पार्ट को भूल सकते हो, कोई लिखने की जरूरत है नहीं। क्यों लिखा है? ओके, क्यों लिखने के पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है। मैं फुल साइकिल की बात करूंगा तो क्या होगा, ये I0/√2 होगा, बट हम लोग यहाँ यूटिलाइज किसको कर रहे हैं? हम जो यहाँ पे इनपुट आउटपुट सच में देख रहे हैं वो किसके लिए देख रहे हैं? हम तो बस इतना ही सप्लाई दे रहे हैं ना, हम तो सिर्फ इतने ही की बात कर रहे हैं। दूसरा वाला तो मेरा वेस्ट हो जा रहा है, दूसरे वाले का तो हमको यूज ही नहीं आ रहा है। दैट्स वाई आई एम जस्ट इग्नोरिंग दैट। वो तो सीधे 50% तो चला ही गया, उसको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो हम तो इफिशिएंसी जो चेक कर रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट हाफ में इसीलिए चेक कर ले रहे हैं। ओके, हाँ बेटा, आपको वैल्यूज लर्न कर लेनी चाहिए। सो फ्रॉम हियर आई एम जस्ट रिमूविंग द अदर थिंग्स। आप सीधे सीधे इफिशिएंसी को याद रखो, आपको मैंने ये वैल्यू लिखा दी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहां से मैं आगे आपको अगले पॉइंट की तरफ लेकर आता हूं। ये आपने नोट डाउन कर लिया? ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन, है ना, अगले पॉइंट की तरफ आपको लेकर आता हूं। अगला है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। इस बार क्या डायग्राम होगा, आई एम जस्ट शोइंग यू। अगेन आई हैव अ ट्रांसफॉर्मर लाइक दिस। इस बार हमने इसके बीच में टैपिंग कर दी है। टैपिंग का मतलब हुआ मैंने एक कनेक्शन इसके बीच से ही निकाल लिया है, एंड आई हैड मेड अ, मैंने इसके बीच में क्या किया है, उसके बाद रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस यही लगा दिया। दिस टाइम वी हैव टू डायोड्स, वन इज कॉल्ड D1 एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड D2। ये हमारे पास ऊपर वाला D1 है, नीचे जो हमने लिया है ये D2। बीच का जो रेजिस्टेंस है हमारा ये लोड रेजिस्टेंस है, एंड आई एम गेटिंग V आउटपुट हियर। ये हमारे पास V आउटपुट आता है, यहां से हमने इसको इनपुट दिया है, दिस वन इज इनपुट साइड। अब पिछले सिचुएशन जैसा और इस सिचुएशन में दोनों में फर्क क्या है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट, है ना। दोनों में फर्क क्या है ये समझते हैं। पहले तो आई में किसी तरह का फर्क नहीं है, जो इनपुट दे रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं है ना। मैं यहाँ पे आपको साइकिल्स दिखाता हुआ चला जा रहा हूँ। ये मान लो मेरे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और आगे भी हम ले सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बोला था ये सिर्फ यही एंड नहीं हो रहा है, वी कैन टेक इट, और भी हम इसे ले सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ, D1 बेसिकली हमारा फॉरवर्ड बायस है,
और D2 जो है हमारे पास, इट इज बेसिकली रिवर्स बायस, ये हमारे पास रिवर्स बायस्ड है। क्यों, समझाता हूं। मान लो ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, तो जस्ट सी वन थिंग, है ना, एक पॉइंट ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करना। अगर हमारा करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हुआ, तो ये D1 के साथ तो बिल्कुल जिस सेंस में जाना चाहिए था, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी सेंस में मूव करेगा। इस पॉइंट पे जैसे ही मेरा करंट पहुंचा, करंट आगे की ओर मूव करना चाहेगा। क्या ये जो डायोड इसके लिए लगा हुआ है, ये रिवर्स बायस में आपको दिखाई देगा। इट मींस नीचे वाले साइकिल में हमारे नीचे वाले डायोड को हम यहाँ रिवर्स बायस में मान सकते हैं। ऊपर का जो डायोड है हमारे पास, ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस में है, जो कि हमने यहाँ लिखा है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास जो दूसरा साइकिल है फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर इस बार हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, इन नेगेटिव हाफ साइकिल व्हाट हैपन, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर का एंड नेगेटिव होगा। तो क्या इस बार D2 यहां से करंट जब जाएगा इसके लिए फॉरवर्ड बायस में, और जो करंट यहाँ आगे की ओर मूव करेगी इसके लिए D1 रिवर्स बायस में, हमें कनेक्टेड दिखाई देगा क्या। तो आई विल राइट दिस टाइम D1 इज इन रिवर्स बायस एंड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस्ड। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो अगर दोनों साइड, एक डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड में है ही, वो हमारे करंट को फ्लो करा दे रहा है, दैट्स व्हाई इन बोथ द साइकिल्स यू विल गेट सम करंट। दोनों के दोनों में आप लोड के अक्रॉस कुछ ना कुछ करंट पाओगे। तो एक हमारा ये हुआ, फिर दूसरा मिला, तीसरा है, चौथा है। इस तरह से इस बार मुझे सिर्फ और सिर्फ ये आउटपुट में पॉजिटिव पॉजिटिव वाला करंट जो है ये मिलता हुआ चला जाएगा। सो दिस वन इज बेसिकली इनपुट एंड द सेकेंड वन इज बेसिकली आउटपुट। दूसरा वाला जो है ये हमारे पास क्या है, ये आउटपुट। आप किसी को लेना चाहो ले सकते हो। जनरली जो कन्वेंशन है वो यही है कि ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव लेते हैं। जब हमने इसको रिवर्स किया है तो हमारे पास यही नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़े बच्चों, अब आगे के पॉइंट पे आते हैं। बताओ यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे यहीं पे टोक लो, है ना, इससे आगे नहीं बोलो, यहीं पे अगर कोई दिक्कत है तो। अब यहां से आगे की बात करता हूं, आउटपुट वाला ग्राफ। ओके, अगर हम लोग इनपुट में इस पहले को पास करा दिए, फर्स्ट हो गया, इसको ड्रॉ करने में अगर दिक्कत नहीं है, तो नीचे वाला भी क्या है, इस बार हमारे पास तो लोड से जो भी लोड ये जो है, इससे जो भी करंट पास कर रहा है, इसका डायरेक्शन तो फर्स्ट बार में भी यही था, सेकंड में भी यही है। अगर हम दोनों में से किसी के लिए भी बात करें, यहाँ फर्स्ट केस की बात करें पॉजिटिव नेगेटिव लेते हुए, या सेकंड केस की बात करें, हमारे लोड से जो भी करंट पास कर रहा है, क्या उसका डायरेक्शन फिक्स है, जो कि मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन से दिखाया है। इज इट ओके? अगर ये सेम है तो दोनों केस में जो आउटपुट करंट मुझे मिल रहा होगा वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ओके, नाउ आई एम राइटिंग IRMS हियर। अगर मैं इस जगह पे IRMS लिखता हूं, फुल साइकिल इस बार हमें लेना है, तो इट इज I0/√2। एंड हियर इफ आई एम राइटिंग I एवरेज, अगर हम यहाँ I एवरेज लिखते हैं तो इट्स वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ I0/π। जो हाफ साइकिल के लिए आंसर आता है वही फुल साइकिल के लिए भी आंसर आएगा। सो दिस टाइम इफिशियंसी इज इक्वल टू, इफिशियंसी इसकी जस्ट डबल हो जानी है, और इफिशियंसी की वैल्यू अगर हम लोग लिखें, इट इज इक्वल टू 81.2% इन दिस केस। और कैलकुलेशन फिर वही सिंपल ही है। आप चाहो तो आउटपुट साइड के लिए इस 2I0/π का स्क्वायर ले लेना, और डिनोमिनेटर में आप क्या लेंगे, आप यहाँ पे I0/√2 का स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करते ही यू विल गेट द रिजल्ट। आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, जो कि 81.2% होगा। डन? इज इट फाइन टू एवरीवन? ये हमारे पास कंसेप्ट था फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर का। इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल? क्या सभी को क्लियर हो गया? ओके, तो एज आई टोल्ड यू, इसके बाद जो मैं आपको इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दे आर कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव।
है ना। इंफॉर्मेटिव कहने का मतलब है अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो पूछ सकते हैं, आपसे नीट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं के बराबर है ना। मैं बताने जा रहा हूं अब आपको, ये जो हमने अभी डायोड्स पढ़े हैं, इनमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स होते हैं जिनके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। आई एम स्टार्टिंग विथ जीनर डायोड। देखो बच्चों, सारी चीजें कंसेप्चुअल हैं, तो अगर कोई चीज मिस करेंगी तो मुश्किल होगा, इसलिए फिर से कंसंट्रेशन बढ़ाओ। मैं बार बार बस एक ही चीज बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ और सुनो बातों को, क्योंकि हर जगह अगर डिजाइन चेंज होगा तो परेशानी होगी हमें, है ना। जीनर डायोड बहुत ही ओके बेटा, तो मैं यहां से आगे लेकर आ रहा हूं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जीनर डायोड से। जीनर डायोड को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो दिखाने का तरीका होता है, हम लोग नॉर्मल जैसे डायोड को दिखाते हैं ये तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा देखो, एक कर्व शेप मैंने बना दिया है, तो ये देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट जीनर डायोड। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये भी हमारा पीएन जंक्शन है, बट इट इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन, है ना। ये क्या है, ये हमारे पास हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन है। अब देखो ऐसा है, पॉइंट्स लिखाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा आपको दिमाग में कम जाएगा, तो ऐसा है मैं पहले समझा देता हूं, फिर इस पॉइंट को आपको एक एक करके सिखाऊंगा मैं, है ना। क्या होता है इसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं पहले। देखो सबसे पहली चीज है, जब हम जीनर डायोड की बात करेंगे, इट विल ऑलवेज वर्क इन रिवर्स बायस। ये हमेशा किस में वर्क करेगा, रिवर्स बायस में करेगा। रिवर्स बायस वाले डायग्राम को मैं निकाल लेता हूँ, है ना। रिवर्स बायस वाले डायग्राम को अगर मैंने निकाला तो आप देखो यहाँ पे इस पॉइंट के बाद, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद, देखो तो मुझे जीनर ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है क्या। तो अगर हम नॉर्मल डायोड्स की बात करें तो जैसे ही वो इस जीनर ब्रेकडाउन वाले सिचुएशन में आते हैं, वो बर्न कर जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, है ना। वो बर्न कर जाते हैं, वो इतने हीट को, इतना चार्ज जब ऑल ऑफ द सडन फ्लो करना स्टार्ट होता है, करंट की वैल्यू इतनी इंक्रीज कर जाती है, वो उस हीट को एडजस्ट नहीं कर पाते और वो डैमेज हो जाते हैं। बट जीनर डायोड जो है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड। ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है जो कि उस हीट को भी सस्टेन कर जाता है। और इसका खासियत ये होता है इस डायोड का कि ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेकडाउन वाले जोन में ही वर्क ही करता है, जहां पे करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो जीनर डायोड की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इट विल ऑलवेज वर्क इन रिवर्स बायस। पहली चीज हो गई, ये हमेशा क्या करेगा, इट विल ऑलवेज वर्क इन द ब्रेकडाउन जोन ओनली। ये किस में काम करेगा, सिर्फ ब्रेकडाउन वाले स्पेस में काम करेगा। वो इतने हीट को सस्टेन करने के लिए बनाया गया है, इसलिए वो वहां वर्क कर पा रहा है, अदरवाइज वर्क नहीं करता, है ना। अब आगे की बात करते हैं। अगर इसको हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं तो इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल डायोड। नॉर्मल डायोड जैसे काम करता है वैसे ही ये भी काम कर रहा होता है, इसमें कोई अलग से फर्क नहीं आता। बात आती है कि भाई इसकी जरूरत क्या पड़ गई, क्यों काम में लेते हैं इसको। तो इट इज नोन एज वोल्टेज रेगुलेटर। इसको हम लोग कहीं भी वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज में लेकर आते हैं। कारण क्या है, पहली चीज तो ये है कि ज्यादातर डायोड्स क्या होती हैं, हाई वोल्टेज पे डैमेज कर जाती है, तो हमारा डिवाइस खराब हो जाता है। लेकिन सिंस ये हाई वोल्टेज को भी सस्टेन कर लेता है तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी चीज है, ये सिर्फ रिवर्स बायस में काम कर रहा है। तो रिवर्स बायस को समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को समझोगे सारी चीजें बहुत आराम से दिमाग में आएगी। कभी आपने कोई डैम देखा है, डैम जहां पे पानी निकल रहा होता है। अगर आपने डैम देखा है तो डैम में क्या होता है, एक साइड वाटर फिल हो रहा होता है, उसके बाद जहां डैम होता है वहां नीचे में कुछ गेट्स बना के रखते हैं, और दूसरे साइड में हमारा डिलीवरी जोन होता है, जहां से हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने डोर्स को खोल के हम उतना वाटर निकाल देते हैं। यही होता है। मान लो डैम की हाइट मेरे पास 100 मीटर की है, मैंने 10 मीटर पानी डैम के लेफ्ट साइड में भर रखा है, राइट साइड में मैंने दो डोर्स खोल रखे हैं, तो जितना वाटर मुझे राइट साइड में चाहिए था उतना मिल रहा है। क्या मैं लेफ्ट साइड के हाइट को 10 से 20 मीटर कर दूं और दो ही डोर ओपन रखूं, तो क्या राइट साइड के डिलीवरी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं पड़ेगा। जैसा पहले निकल रहा था वैसा ही निकलता रहेगा। मैं उसको 10 से 20 से 30 बना दूं तब कोई फर्क पड़ेगा क्या? आंसर इज नो, फिर भी नहीं पड़ेगा। वो फिर भी जितने दो डोर से पानी को निकलना था उतना ही निकल रहा होगा। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते मैं 100 तक लेकर चला जाऊं, तब तक कोई फर्क पड़ने वाला है क्या?
आप इस साइड हाइट को कितना भी करते चले जाओ, जब तक सिर्फ 2 डोर्स ओपन करके रखे हो, उसने पानी को रेगुलेट करके रखा है कि मैं राइट साइड में इससे ज्यादा पानी नहीं जाने दूंगा। इज इट ओके और नॉट? क्या ये बात क्लियर है? तो अभी जब आप रिवर्स बायस को यूज कर रहे थे तो इसका मीनिंग क्या था? आप पोटेंशियल सोर्स कितना भी रखो, आप वोल्टेज कितना भी देकर रखो, अगर मेरे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर सिर्फ 10 हैं, तो मैं 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट आ रहा होगा उससे ज्यादा करंट को फ्लो करने ही नहीं दूंगा। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर सिर्फ 10 ही कर रहे हैं, 10 का मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसको फिक्स कर दिए ना, एक वैल्यू को, कि रेगुलेट कर दिए मैंने वैल्यू की भाई इससे ज्यादा तो जाने ही नहीं देंगे। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? तो जीनर का काम यही है, इट विल ऑलवेज वर्क लाइक अ रेगुलेटर। ये रेगुलेटर की तरह हमारा काम करता है। जितने की जरूरत है, जितना वहां पे फिक्स वैल्यू आपने कर रखा है, इट विल ऑलवेज सप्लाई दैट अमाउंट ऑफ चार्ज ओनली। सो इसे हम लोग रेगुलेटर की तरह काम में लेकर आ पाते हैं। होपफुली क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो अच्छे से? इज इट ओके? ओके, तो मैंने यहाँ पे जो बातें बोली हैं, आई एम जस्ट राइटिंग दोज थिंग्स वन बाय वन एज आई टोल्ड यू। देखो जितनी बातें मैंने बोली इतना लिखोगे तो एग्जाम के हिसाब से ज्यादा ही हो जाएगा, ये कम नहीं है ना? पहला काम क्या करोगे, वहां पे आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर बोलोगे इट इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन विच इज नॉट डैमेज्ड बाय हाई रिवर्स करंट, विच इज नॉट डैमेज्ड बाय हाई reverse current. Okay, now come to the third point. As I told you, the breakdown is very sharp in this case. होता है, हम तो ऐसे भी जानते हैं, तो I am writing breakdown is very sharp here. Breakdown is very sharp, बट हम तो इसको स्पेशली डिजाइन किए हुए हैं, ये उसमें डैमेज होता नहीं है ना? Fourth point, in forward bias, it will behave like normal diode. In forward biased, it will behave like normal diode. And the next one, the fifth one, as I told you, it is used as a voltage regulator. क्या ये बातें जितनी मैंने आपको सिखानी चाहिए वो आपके दिमाग में चली गई हैं बेटा? इज ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर? आई टोल्ड यू इट विल ऑलवेज वर्क इन रिवर्स बायस। जनरली इसको आप किस में यूज करते हो? रिवर्स्ड बायस में आप इसे यूज करते हो। सो एवरीवन, टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर? फोर्थ पॉइंट, मैंने बोला नॉर्मली अगर हम लोग इसको जैसे फॉरवर्ड बायस में हम डायोड को लगाते हैं तो डायोड जैसा ये काम करेगा, है ना? तो ये है तो डायोड ही ना। मैंने स्पेशली सिर्फ इसको किस लिए कंस्ट्रक्ट किया है कि जब ये रिवर्स बायस में जोड़ा जाए, जब ऑल ऑफ द सडन करंट का इन्फ्लक्स हो जाए, ये उस करंट के इन्फ्लक्स को भी क्या कर सके, उस समय प्रोड्यूस होने वाले हीट को भी वो सस्टेन कर सके। अदरवाइज तो ये नॉर्मल डायोड है, इसलिए फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। थर्ड, मैंने बोला बेटा ब्रेकडाउन यहाँ पे बहुत शार्प होता है। ऑलरेडी ये हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में हमारा जो ब्रेकडाउन होता है ये शार्प होता है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हमारे सिंपल जो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो डेवलप हो चुके हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच में, उसको ऑल ऑफ द सडन डिसइंटीग्रेट कर देता है, तोड़ देता है, और हमारे पास ऑल ऑफ द सडन बहुत सारे चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स बनेंगे तो दे विल जस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट इन अ लार्ज अमाउंट। आप समझो ना कि डैम में 100 मीटर तक की हाइट थी, मैं 100 मीटर से और ऊपर तक का पानी भरूं तो क्या होगा? ऊपर से वाटर आना शुरू हो जाएगा। क्या उस सिचुएशन को आप ब्रेकडाउन सिचुएशन कह सकते हो? तो ये सिंपल वही ब्रेकडाउन सिचुएशन है आपका। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट नाउ। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो मैं अब आगे लेकर चल रहा हूँ। देखो इसमें तो मैंने काफी इंफॉर्मेशन दे दी। अब जो मैं बाकी 3 और डायोड्स बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग इट टू मच, उसमें बहुत ज्यादा मैं कुछ आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा है ना?
जितनी आपको जरूरत है, आई एम जस्ट गिविंग यू दैट मच। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट ले रहा हूँ लाइट इमिटिंग डायोड। नाम भी सुना होगा और आपने सबने देखा भी होगा। बैटरी को अभी अगर चार्ज कर रहे होगे आप, सॉरी, अगर आप मान लो चार्जर वार्जर, हाँ बेटा ये एलईडी है, इट इज लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये एलईडी तो हम सबने लगभग कहीं ना कहीं देख रखा होगा, अभी दिवालियों में तो जम के यूज भी होता है ना। हमारे पास जो बल्ब्स हैं, अब आज के समय में ये एलईडी बल्ब्स ही बन भी रहे हैं, है ना। तो मैं उन्हीं एलईडी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको क्या क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एकदम पहले तो सुन लो, फिर आराम से लिखेंगे। पहली चीज है बेटा, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। ये हमेशा यूज किस में होता है, ये हमेशा लगता है आपके फॉरवर्ड बायस में, सर्किट में हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड में लगेगा। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, होता क्या है यहाँ पे, इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास फॉरवर्ड बायस में हमने इसे लगा रखा है, हमारा जो जंक्शन वाला पॉइंट है ना, जंक्शन वाला पॉइंट है, उस जंक्शन वाले पॉइंट पे हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में रिकम्बाइन कर रहे होते हैं। एंड व्हेन दे आर रिकम्बाइनिंग, रिकम्बाइन करेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। एक स्पेशल, अब देखो यहाँ पे ये मत बोलना कि हर केस में क्यों नहीं रिकम्बाइन होता है, हर केस में क्यों नहीं किया जा सकता है। हमेशा हम लोग थिकनेस जो हमारा डिप्लीशन लेयर है उसका या मटेरियल का चॉइस इस तरह से रखेंगे कि वहां जब रिकॉम्बिनेशन हो तो हमारे कुछ एनर्जी इमिट हो, और जो एनर्जी इमिट होगी उस जगह पे वो हमेशा हमारे विजिबल रेंज के बराबर, वेवलेंथ के बराबर फोटॉन्स को वहां से रिलीज करे। मतलब 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो वहां से फोटॉन्स रिलीज हो उनका वेवलेंथ हो। तो अगर वैसे वेवलेंथ्स वहां से रिलीज हो रहे हैं तो उनके पास एक स्पेशल कलर है। अब हम क्या करते हैं, उस जंक्शन के पास एक ग्लास का टैप लगा देते हैं। आप देखे होंगे एलईडी हमेशा होता है तो क्या होता है, ऊपर में एक ग्लास का या किसी ट्रांसपेरेंट चीज का ऊपर में एक जस्ट कैप लगा हुआ होता है। अंदर से वो क्या कर रही है, वेवलेंथ्स को रिलीज कर रही है जिसका एक स्पेशल कलर है, और वो स्पेशल कलर जो है वो हमारे उस ग्लास से जब होकर पास करता है तो ग्लास पूरा का पूरा इल्यूमिनेट हो जाता है उस पर्टिकुलर कलर में, और हमें वो पर्टिकुलर कलर वहां पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और इसे इतना प्रिसाइजली बनाया जाता है, जैसे सिग्नलिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। वही एलईडी मेरा कभी ग्रीन लाइट देता है, वही एलईडी कभी मेरा रेड लाइट देता है। कैसे? ग्रीन का वेवलेंथ अलग है, रेड का वेवलेंथ अलग है। हम जो वहां पे फॉरवर्ड बायस किए हुए हैं, वहां जो वोल्टेज की हम सप्लाई दे रहे हैं उसको इस तरह से हम सिंक करके रखे हुए हैं कि जब हमारे पास रेड की रिक्वायरमेंट हो, जब मान लो बहुत ज्यादा वोल्टेज वहां से मतलब मुझे कोई रेड सिग्नल देना हो तो बोलेंगे भाई ऐसा है कि 20 वोल्ट से ज्यादा होगा तो ये रेड लाइट देने लगेगा। अगर 15 वोल्ट तक आप सप्लाई दिए हुए हो तो ये आपको ग्रीन लाइट देता रहेगा। बीच में मान लो किसी के लिए मैंने बोल दिया कि ये येलो दे देगा। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे अरेंज करके इन इंफॉर्मेशन को आराम से आगे की ओर पास कर सकते हो। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो ये तो हो गई इसकी पूरी की पूरी कहानी, है ना। कहानी क्या थी कि यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। किसका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का। इसके कारण एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे इमिट हो रही है, और उस एनर्जी को हम लोग यहाँ फोटॉन्स के फॉर्म में देख रहे हैं। एंड द फोटॉन्स हैव सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स, स्पेसिफिक कलर्स, और उन कलर्स को हम लोग ग्लास में टैप टैप करके आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर के फॉर्म में सामने में दिखा दे रहे हैं। इज इट ओके? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। इज इट ओके? Okay, beta, that's great. So now I am taking you to the next point. Then I am writing these points one by one. पहला मैंने बोला फॉरवर्ड बायस में लगा होगा। देन मैंने बोला गिव आउट लाइट रेडिएशन, एनर्जी रिलीज्ड, energy will be released due to a recombination of electrons and holes at the junction. And third point, as I told you, give out light radiation
व्हेन कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। हाँ, रिप्रेजेंटेशन में भूल गया लगता है बेटा। डायोड होता है और डायोड से लगता है लाइंस बाहर निकल रही होती दिखती है। आई डू नॉट हैव एनी सोर्स नाउ। प्लीज बेटा आप एक बार देख लेना, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डायोड होता है एक्चुअली, है ना। ये डायोड होता है और डायोड से यहाँ पे लाइट ऐसे निकलती हुई यूं दिखाई देती है ना। कुछ इस तरह का होता है ना। मुझे एक बार सच में बोलूं तो मुझे याद नहीं है, मैं गलत नहीं बोलना चाहूंगा तो मैं इसे हटा देता हूँ, बट कुछ इससे मिलता जुलता है। एक बार आप देख जरूर लेना। अगर ये गलत होगा तो आपके नोट्स में गलत चला जाएगा, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया है। अदरवाइज मोस्टली वो वही है ना। है ना, मोस्टली वो वैसा ही है, बट हो सकता है कि गलत हो, इसलिए मैंने रिमूव कर दिया है ना। नहीं, कॉम्बिनेशन का पिक्चर कैसे बनाएगा बेटा बताओ। अब इलेक्ट्रॉन और होल्स को मिलता हुआ मैं कैसे दिखाऊं, उसका कोई पिक्चर तो बनेगा नहीं, है ना। तो चलो फिर, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इसे। लास्ट पॉइंट जो इसका था वो मैं लिख रहा हूं, गिव आउट लाइट रेडिएशंस इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में होगा, आप उसको टैप कर लोगे तो आराम से उसे दिखा सकते हो। मैं सही था, श्योर हो, आपने चेक कर लिया है, तो मैं फिर ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। ओके देन इट्स गुड। ओके, तो आगे बढ़ू मैं यहां से बेटा। शुड बी मूव फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, सो मैं यहां से आगे आता हूं, आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेकर चलता हूं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फोटोडायोड। नेक्स्ट वन इज बेसिकली फोटोडायोड। तो फोटोडायोड के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखते हैं बेटा। आपको नाम नहीं दिया हुआ हो और डायग्राम दे दिया जाए तो डायग्राम देखकर समझ में आना चाहिए ना कि हम लोग किसके बारे में, किस तरह के डायोड की बात कर रहे हैं। मैंने ये बना दिया तो क्या था, नॉर्मल डायोड था। इसी जगह पे क्या किया मैंने, हल्का सा शेप को कर्व कर दिया, तो मैंने बोला ना ये क्या बन गया, जीनट बन गया। तो हम इसकी बात कर रहे थे। चलो तो फिर आते हैं फोटो डायोड पे। एक्चुअली बेटा अगर मैं फोटो डायोड की बात करूं, ध्यान से सुनना, दोनों जस्ट उल्टा काम करते हैं, है ना। दोनों का सिग्नलिंग जस्ट उल्टा है। अगर मतलब जैसे मैं इंजीनियरिंग सेक्टर से हूं तो मुझे ये चीज ज्यादा दिखाई देती है। फोटो डायोड का काम क्या है जानते हो। बहुत बार बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स होते हैं जहां पे बार बार आदमी को रीच करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं भाई जैसे ही लाल बत्ती जलेगा ना, वैसे ही अपने आप सर्किट ऑटो कट हो जाएगा। ग्रीन लाइट जलेगी ना तो वैसे केस में क्या होगा, सर्किट चलता रहेगा। तो ग्रीन है तब तक सब ठीक है, जैसे ही रेड हुआ नहीं कि सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, कैसे इस बात को अरेंज करेंगे। तो इस बात को अरेंज करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, या इसको हम यूज कैसे कर पा रहे हैं, इसको अगर हम समझे तो देखो, ग्रीन और रेड जो है ये कुछ ना कुछ फोटॉन्स रिलीज करती हैं। हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमारे सोर्स से निकलने वाली जो लाइट रेज है वो हमारे डायोड के जंक्शन पे जाके पड़े, और जैसे ही वो उसके जंक्शन पे जाकर पड़ती हैं, उनके पास कुछ एनर्जी होती है, दे विल जस्ट सप्लाई दैट मच ऑफ एनर्जी एट द जंक्शन। वो जंक्शन पे उस एनर्जी को सप्लाई कर देती है। अब होगा क्या, वहां पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और जो हमारे होल्स थे जो कि रिकम्बाइंड थे, उनको वो एनर्जी मिली और वो डिसोसिएट हो गए, वो दोनों अलग अलग हो गए। अब अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, सर्किट हमारा ऑन हो जाएगा, उस सर्किट में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज बेसिकली नोन एज फोटोडायोड। तो ऐसे डायोड जो कि लाइट सिग्नल को रिसीव करें और उसके बाद उनके कारण करंट का फ्लो हमारे सर्किट में होना स्टार्ट हो जाए, दैट पर्टिकुलर थिंग इज बेसिकली नोन एज फोटोडायोड। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियरली जा रही है, जा रही है क्या। तो जस्ट ये रिवर्स वे में काम कर रहा है। अभी पिछला क्या था, रिकॉम्बाइन होने के कारण वहां से एनर्जी निकल रही थी,
इस बार क्या हो रहा है, इस बार हमारा एनर्जी आ रहा है जिसके कारण वो जो रिकॉम्बिनेशन हो रखा था वो फिर से ब्रेक हो जा रहा है ना। तो इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रीवियस वन। होपफुली इट इज क्लियर। हाँ बेटा, मैंने अभी जस्ट यही बोला कि हमारी एनर्जी आई, जो हमारा जंक्शन पे आकर वो एनर्जी पड़ी जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं ये दोनों डिटैच हो गए और वहां पे उस सर्किट में हमारे करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो आई एम राइटिंग दीज थिंग्स हियर, इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। ये हमेशा क्या होगा, ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाएगा। द सेकेंड थिंग इज आई टोल्ड यू दीज डायोड्स, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स के जो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स के जो पेयर होंगे वो डिसोसिएट हो जाएंगे। तो आई एम राइटिंग इन दीज डायोड्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर created at junction by photoelectric effect. Electron hole pairs is created by photoelectric effect at the junction. And then finally मैं क्या लिखूंगा, it is basically used to detect the light signal. Yeah, it will work on, it is basically used to work on light signal. जो ऑटो कट वाला सिस्टम है ना, उसमें ये बहुत जगह पे यूज में आता है। हाँ बेटा, ऑटो कट सिस्टम जो है ना उसमें ये बहुत जगह काम में आता है। और अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो जस्ट रिवर्स वे में ये रिप्रेजेंट भी होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन लाइट रेज को इसके ऊपर इंसिडेंट होता हुआ दिखाना है। पेयर इज क्रिएटेड कहने का मतलब क्या, पहले तो वो रिकम्बाइन होके अब रहा कहाँ, आपने जब उसको एनर्जी दी तब तो वो टूट के फिर से बना ना। कोई चीज रिकम्बाइन हो गया है तो है कहाँ, अब जब आपने एनर्जी दी तब तो वो फिर से रिक्रिएट हुआ ना। ओके, चलो फिर आगे आते हैं। देखो बच्चों, आज बहुत पढ़ाना था और आज मैं कुछ नहीं पढ़ा पाया। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। हम लोग आते हैं सोलर सेल की बात करते हैं। हमारा ये लास्ट अरेंजमेंट है बेटा, विच इज कॉल्ड सोलर सेल। देखो सोलर सेल की बात करूं तो मैं सिंपल पहले तो डायग्राम बना देता हूं, आपके लिए समझना थोड़ा आसान होगा, है ना। देखो सोलर प्लेट तो हम सभी ने, बहुत लोगों ने अब तो घरों में देख लिया है ना, घर में ही हम लोग देख लेते हैं इसको। तो हमारे पास मान लो कि एक सोलर प्लेट दिया हुआ है कुछ इस तरह का। यहां भी बेटा आपके पास पीएन जंक्शन होता है। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मैंने पी टाइप बना रखा है। बीच में हमारे पास मान लो जंक्शन है और जंक्शन के नीचे जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास एन टाइप है ना। नीचे का जो पोर्शन है वो क्या है, हमारे पास एन टाइप है। ये हमारे पास एन टाइप है। अब यहां भी जो काम अभी आपने फोटो डायोड में किया है बेटा, ऐसा ही होता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इस जंक्शन डायोड के जंक्शन तक लाइट रे आराम से पहुंच पाए, इसके लिए जो ऊपर का पी टाइप है ना, इसको थोड़ा सा थिन बनाते हैं। थोड़ा सा थिन है कि हम लोग जो एनर्जी ऊपर से लाइट के रूप में से दे रहे हैं, वो लाइट से जो एनर्जी इसके पास आ रही है तो वो क्या हो जाए, वो पी से रुके ना, वो हमारे जंक्शन तक चली जाए। इफ द एनर्जी विल गो अप टू जंक्शन, क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन होल्स के जो पेयर्स बने हुए थे वो पेयर्स ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक कर गए मतलब क्या हुआ, बहुत सारे यहाँ पे पेयर्स हमारे फॉर्म हो गए इलेक्ट्रॉन होल्स के, और वो करंट को फ्लो कराना शुरू करेंगे। तो आई एम जस्ट डूइंग अ सिंपल थिंग, मैं यहां से एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं और दोनों साइड एक एन से जोड़ दिया, एक हमने पी से जोड़ दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी आर बेटा जस्ट गेटिंग सम करंट फ्रॉम इट। तो ये हमारे पास ए है, ये बी है। इस बार ना कोई फॉरवर्ड बायस ना कोई रिवर्स बायस, क्योंकि इस बार हम इसको करंट प्रोड्यूस करने के लिए ही काम में लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक हम लोग छोटा मोटा करंट निकाल रहे थे, मान लो एनर्जी निकाल रहे थे, हल्का फुल्का करंट फ्लो करा दे रहे थे। इसे हम कॉमर्शियल यूज तक के लिए बना लेते हैं। इज इट ओके? तो
है क्या वर्किंग? बहुत सिंपल है, जंक्शन तक एनर्जी पहुंचानी है। एनर्जी जंक्शन तक पहुंच गई, इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर्स बन गए, चार्ज हमारा फ्लो करना शुरू हो गया, जो हमारे चार्ज कैरियर्स थे करंट फ्लो कराने लगे, फ्लो होने लगा, जिससे हमारा करंट प्रोड्यूस हो गया है ना। तो मैं बोलूंगा इट इज ऑल्सो अ पीएन जंक्शन। ये भी क्या है, अगर मैं इसमें पॉइंट्स लिखना चाहूं तो आई विल राइट इट इज ऑल्सो अ पीएन जंक्शन। इट इज ऑल्सो अ पीएन जंक्शन। पहली बात हो गई। अब यहां से सेकेंड पॉइंट पे आ गए। सेकेंड पॉइंट में बोलेंगे इसका जो पीएन, जो हमारा पी और एन रीजन जो भी ऊपर में है वो थोड़ा सा थिन बनाते हैं। पी और एन विच इज इन फ्रंट ऑफ लाइट is thin so that light energy will reach at junction। ओके, जिससे ये क्या हो जाए, लाइट एनर्जी हमारे जंक्शन तक पहुंच पाए। एंड देन आई एम राइटिंग हियर थर्ड पॉइंट, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? थर्ड पॉइंट है ड्यू टू एनर्जी एट जंक्शन इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी फॉर्म। है ना। और फाइनली मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना रहा हूं बेटा। जानते हो, सबसे मैंने जब पहली बार इसे पढ़ा था तो पहला सवाल मेरे मन में क्या आया था, मुझे किसी ने इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाया। अभी तक हर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बाकी सब एक्सिस पे देखा था, कभी मैंने जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं देखा था। कभी मैंने कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं देखा था। यहाँ पे मैंने देखा फोर्थ क्वाड्रेंट में एक कर्व बना दिया। पहला सवाल मेरे दिमाग में तुरंत आया, भाई क्यों बना रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बना रहे हो? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे आप करंट जो है, करंट बाहर के सोर्स के कारण नहीं दे रहे हो, ये खुद प्रोड्यूसर है, ये खुद करंट निकाल रहा है। यहाँ पे जहां वोल्टेज की वैल्यू मुझे मैक्सिमम दिख रही है, करंट जीरो है, इसको हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज के नाम से जानते हैं। जब सर्किट ओपन रहेगा वैसे केस में क्या होगा, हमारे जो दोनों पी और एन है उनके बीच में मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। और दूसरा क्या है, जब इन दोनों को मैं विदाउट एनी लोड सीधे सीधे जोड़ दूंगा, वैसे समय में जो यहाँ पे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट। दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, so I am writing here short circuit current. This one is behaving like short circuit current here. Is it fine? क्या ये दोनों बातें आपको क्लियर है? पहली चीज, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों है, मैक्सिमम वोल्टेज कब है, मिनिमम और मैक्सिमम करंट कब है, क्या ये चारों सॉरी तीनों चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? All these 3 points are clear to you? करंट का नहीं ले सकते? अच्छा, मैंने आपको क्या बोला बेटा, करंट नॉर्मली जो आप पॉजिटिव लेते हो, जो आप डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हो बैटरी के कारण, उसे आप दिखाते हो। यहाँ पे इसको हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए दिखाया है क्योंकि इस बार करंट जो है वो इस सोलर सेल के कारण फ्लो करेगा, है ना। ये खुद सोर्स की तरह बिहेव करेगा। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इट लाइक दिस। ओके, डन। तो आज के लिए तो बेटा अब इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि आई हैव टू टेक वन मोर एक्स्ट्रा क्लास, मुझे और लेनी पड़ेगी क्लासेस, है ना। तो खत्म ये हो नहीं पा रहा अभी। ऐसे ऑफिशियली वी हैव 2 मोर क्लासेस, बट 2 से काम नहीं चलेगी, तो इट मे बी पॉसिबल आई विल टेक 1 और 2 एक्स्ट्रा क्लास ऑन सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को मैं 1 या 2 क्लास आपकी और लगाऊंगा। ओके, और थोड़ा सा बेटा प्लीज पढ़ो, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब एक बार पूरा क्लास का फ्लो टूटता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज, और मॉर्निंग में ही लगेगी बेटा, है ना, मॉर्निंग में ही लगेगी, ठीक है। इसलिए ये मत कंडीशन रखो, प्लीज मॉर्निंग में हम लोग क्लास कर लेंगे। 1-2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, वी कैन इजिली मैनेज, है ना। 1-2 दिन की बात है, मैनेज कर सकते हैं। ओके बेटा, चलो फिर, ओके, बाय बाय, गुड डे, गुड डे एवरीवन। 1-2 दिन की बात कर रहा हूँ हार्दिक।